बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मलिक रोज़गार। प्रोग्राम है अवामी वसाइल और उनका हाल। आज हम जो मसला डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे मुल्क में ही हार्ट इशू है, उस पर सारे ही बात कर रहे हैं। अदम एतमाद की जो एक लहर चली है पूरे मुल्क का, जो है वो सियासी मंजरनामा जो है उसमें हलचल है। और दूसरा जो है वो साथ इजाज़ा में जंजुआ साहब की ये राय थी कि जो मंडी फौजीन का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जलसा है उस पर भी बातचीत की जाए। जो और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं और राजा जुल्फ़कार साहब हैं। तीनों हस्तियां किसी तारफ की मोहताज नहीं, मंडी फौजीन की बहुत ही मशहूर मरूफ हस्तियां हैं और बहुत ही इनका जो है वो अहम रोल और किरदार होता है और इनकी हर मामले पे बहुत ग्रिप होती है। प्रोग्राम का आगाज जो है वो राजा जुल्फ़कार साहब से करूंगा, क्योंकि इनका तल्लुक जो है वो अपोजिशन पार्टी से है और अपोजिशन पार्टियां ही मिल के सारी जो है वो पीडीएम बना के अदम एतमाद की तहरीक लाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं, उसमें लगी हुई है। जी, कहाँ तक पहुंची हुई है और क्या ये क्यों लाई जा रही है, क्या सीन चल रहा है? बहुत शुक्रिया आपका और आपके प्रोग्राम का। असल में ये जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इसलिए लाई जा रही है क्योंकि आपका प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। तो उनका हल निकालने के लिए, क्योंकि 3.5 सालों में इतने ज़्यादा अवामी मसाइल हो चुके हैं और इस हुकूमत की कोताहियों से, नाअहलियों से, इन सिलेक्टेड ने जिसलिए ये लाए गए थे बिल्कुल नाकाम हुए और पाकिस्तान की जो हालत है वो सबके सामने है। और हकीकत तो यह है कि इस हद तक पोजीशन आ गई थी कि आपको मैं ये भी बता दूं कि अपोजिशन की जमातें भी बिल्कुल ये चाहती थी कि ये हुकूमत अपना वक्त जो है, अपना दुरानियां जो है, अपनी टर्म जो है वो पूरी करे। लेकिन महंगाई इतनी हुई, इतना ज्यादा बिलों में इजाफा हुआ कि अब तो जो पीपल्स पार्टी या नून लीग और या दूसरी जमातों के अपोजिशन के एमएनए एमपी के जो इलेक्शन लड़ते हैं वो भी अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप लोग तो सियासत करते हैं, आपका फलां जमात से तल्लुक है, इस हुकूमत ने सत्यानाश मार दिया, तो आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अपोजिशन का काम है आवाज उठाना, बोलना। तो उस वजह से आपको पता है वापस में आदमी बात भी आ रहा हूँ। मुख्तलिफ पहले चीजें होती रही, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने देखा इन्हीं डेट में, इन्हीं तारीख में, पिछले साल सेनेट का इलेक्शन था, 3 मार्च को होना था। तो इन डेट्स में यही मीटिंग्स हो रही थी और कोई बंदा सोच नहीं सकता था, काफी लोग खासकर मीडिया, हालांकि हम तो बात कर रहे थे कि जो 3 मार्च को इलेक्शन कौमी असेंबली में होगा, यूसुफ रजा गिलानी का होगा, उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। और आपने देखा कि वो हुआ। और 1 साल के बाद फिर पहले लेकिन होता था कि बिलावल भुट्टो लीड करते थे, हर जगह आ रहे हैं जा रहे। इस दफा थोड़ा सा उल्ट हुआ कि आपने देखा कि पहली दफा अचानक आसिफ जरदारी साहब आ जाते हैं, बिलावल को साथ लेते हैं और वो मॉडल टाउन चले जाते हैं शहबाज शरीफ से मिलने, और वहां पर मरियम नवाज भी होती है, हमजा शहबाज भी होते हैं। मतलब उन चीजों को भी मद्देनजर रखा गया कि ये दोनों भी वहां पे मौजूद हो। उसके बाद वो इनके यहाँ आते हैं, फिर ये जाते हैं, फिर चौधरियों की तरफ आने जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर वो परसों आते हैं, कल फिर आसिफ जरदारी साहब मंसूरा जाकर सिराजुल हक साहब से मिलते हैं क्योंकि उनकी भी एक सीट है एमएनए की, ठीक है। तो एक एक सीट की जरूरत है, इसलिए अभी तक जो अपोजिशन की जमात है। और एक और बात बता दूं, इसको पहली दफा बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब लीड कर गए। आपने देखा होगा इससे पहले जब तीसरा मार्शल लॉ था, तीसरी आमरीत थी, तीसरी डिक्टेटरशिप थी, अवाम पे जब शब खून मारा गया, फिर 11 साल बदकिस्मती से, तो उस परवेज मुशर्रफ को कैसे खूबसूरत तरीके से इवानों से, कौमी और सूबाई असम्बली से, अभी इलेक्शन नहीं हुआ था तो इस्तीफा देकर उनको जाना पड़ा और बोला बस कहना पड़ा अब अल्लाह ही हाफ़िज़। तो ये पहले कर चुके हैं, ये पहले भी वो कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये एक और थोड़ा सा तरीका था, मेरी तो खैर जाती सोच है इस बारे में, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ ये सिविल मार्शल लॉ है, वो तरीका और था। इस दफा इन्होंने और तरीका खेला क्योंकि 11 साल इस मुल्क में मार्शल लॉ लेता है, 11 साल हुकूमतें इस किस्म की आती हैं, उनको फ्लॉप किया जाता है, नाकाम किया जाता है, फिर वो दूसरे लोग आ जाते हैं, इक़्तिदार की जंग है, अवाम यहाँ पर कीड़े मकोड़े, अवाम के लिए कुछ नहीं होता। तो अब ऐसे लगता है, जो अब तक की रिपोर्टें हैं, जो हमें बताया जा रहा है। देखिए एक बात और बता दूं, अभी तक मैं तो एक नॉर्मल बात है, चौधरी मंसूर साहब हैं या दूसरे बकौल उनके अपने मुंह के, मेरा आपको पता है उनसे कुछ तल्लुक भी है, तो लेकिन वो भी ये कहते हैं नस्कार के अभी हमें भी कुछ नहीं पता। सबका जनरल सेक्रेटरी है, हमारे इंफॉर्मेशन के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, तो मेरा क्योंकि इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रिक्ट का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो मुझे वैसे भी रहते हैं, और फिर आपको पता है मीडिया की वजह से वैसे भी हमें एक दूसरे टच में आ जाएगा रहते हैं। तो
وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ابھی نہیں پتا، صرف نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، مطلب اوپر کے ایک ایک دو دو آدمیوں کو پتا ہے. سب سے زیادہ یہ میڈیا سے بھی چھپا رہے ہیں باقی لوگ، کیونکہ ایک حکمت عملی ہے نا. دیکھیں یہاں پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اپوزیشن کی جماعتوں کا، اور کامیاب ہوتی ہے تو حکومت جائے گی. مطلب یہ تو ڈائریکٹ جنگ ہوگی نا، ان دونوں میں جو ہارے گا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا سیاسی طور پہ. اچھا افتخار صاحب، پی ٹی آئی کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، کتنی تعداد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا، اور دوسرے دوست احباب کا بھی. پی ٹی آئی اس وقت اکثریت میں ہے، تقریباً 10 سیٹوں کے قریب فرق ہے اپوزیشن سے. لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے محترم راجہ صاحب کی ایک دو باتوں کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی اظہار کر دیا کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہے. عمران خان صاحب نے جب حلف لیا تھا تو انہوں نے تقریر پہلی جو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ویسے عظیم لیڈر ہے عمران خان کے، جس کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے. باقی رہ گئی ان کی اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوششیں ہیں. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے یہ پریکٹس. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال اپنے بھائیوں سے ضرور کروں گا. چلیں جی مان لیتے ہیں آپ لوگ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اس ملک میں جس طریقے سے اس وقت حالات ہیں، آپ لوگوں کے بقول شدید مہنگائی ہے اور جناب ہر طرف کرپشن ہے، فلاں ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے تو ایک قسم کے اینڈ پہ پہنچایا ہوا ہے. بلیک لسٹ، ایک منٹ جسٹ لسن، آپ لوگوں کے بقول ہی اچھا FATF میں بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے، فلاں ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں اگر عمران خان اس وقت نہیں ہے، اپوزیشن میں چلا گیا، تو آپ لوگوں کا کون سا اس قابل بندہ ہے جو یہ ملک چلا سکے گا، اور 1.5 سال بعد الیکشن بھی ہونے ہیں؟ جی جواب دیجیے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ ایک چیز کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تسلیم تو عمران بھائی بھی کر رہے ہیں، ملک میں مہنگائی تو ہے، یہ سب عام کے ساتھ ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت، اور جب ہے مہنگائی تو ہے. آپ کو پتہ ہے 160 سے اوپر پیٹرول ہے. عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کر دی تھی اس وقت، ابھی بالکل 70 پہ 60 پہ تھا، بل جلائے تھے جو ملک کے وزیر اعظم سے ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہے یہ پارٹیاں بھی بعد میں، پہلے عوام ہے، عوام ہے تو پارٹیاں. مہنگائی تو ہے، یہ زیادتی مت کریں گے بقول ہمارے. مجھے انہوں نے سوال اور کیا، آپ جواب اور دے رہے ہیں. نہیں سر، میں نے سوال یہ نہیں کیا تھا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، راجہ ذوالفقار علی کی کسی بھی سینس والے آدمی کے لیے ہر سوال چھوٹا ہے عوام سے. عوام کو چھوڑے، مجھے یہ بتائے کہ آپ لوگوں کا لیڈر کون ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی زرداری صاحب نے کہا ہے جی کہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہو گئے. ان کیس کے اگر آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اگر 28 فروری کو وزیر اعظم صاحب پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے وزیر اعظم صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، وہ جیل چلے جاتے ہیں، تو ان کے متبادل پہ کون سا بندہ؟ کیا فضل الرحمان صاحب کو آپ وزیر اعظم نومینیٹ کریں گے؟ کیا زرداری صاحب بتائے نا. آپ کو جواب. اچھا سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب ہے، اس ملک میں عمران خان نے اتنے جھوٹ مارے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے. گینس بک آف دی ان کا نام ہونا چاہیے جی. اپوزیشن ساری اکٹھی ہو جائے گی، چور اکٹھے ہو جائیں گے. ہو نہیں گیا بھائی آپ دیکھیں وہ چور جو پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے تھے، دیکھنا پنجاب کا ڈاکو پرویز الہی ان کے ساتھ، وہ سارے قاتل چور بوری بند لاشیں والے ایم پی ایم ان کے ساتھ، جی ڈی اے والے وہ مرزا صاحب کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں جو کہتے تھے وہ ان کے ساتھ. یہ بات نہیں، پوری دنیا میں اصول کی بات کریں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یا حکومت میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، جو حکومت میں جاتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ. عمران خان تو نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ. ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں جو سیدھی سی بات ہے، وہ ہم کرتے ہیں. جس طرح اس نے کہا یہ 2 ٹکے کا کپتان شیخ رشید نے، اس نے کہا اس کو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں. وہ وزیر داخلہ، اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ان کو پورے اختیار ملے شہزاد اکبر کے جانے کے بعد. آپ دیکھیں نا ان کا دعویٰ کیا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے آئے تھے نا. 117 نمبر پہ پاکستان تھا، آج 140 نمبر پر ہے 180 ملکوں میں. اب ان کے سوال پہ آتا کون وزیر اعظم ہوگا. اگر 28 تاریخ کو فرد
जुर्म मियां शहबाज शरीफ पर आयद होती है। अगर ऐसा होता है तो पहले या दूसरे हफ्ते मैं इनको ये बता दूं ऐसा हुआ तो फिर फंडिंग वो जो केस है पीटीआई का उसका फैसला भी होने वाला है। इस तरह तो और भी रगड़े जाएंगे। वो कहाँ पे होने वाला है? पहले या दूसरे हफ्ते में काफी चांसेस है मैरिज में। उसमें 32 करोड़ के लाख अकाउंट है, 4 इमरान खान के जाती घरेलू बनी गाला के भी मुलाजम है, उनके भी नाम आए हुए। वो रात को जो पैसा आता था अगले दिन जिधर जाता था, और बहुत कुछ है। तो फंडिंग की तो वो बात, लेकिन मेरे ख्याल में देखें ये नहीं है। अपोजिशन में अभी तो बात हो रही है कि शहबाज शरीफ वफाक में आता है, ये उधर आता है। अगर वो नहीं आएगा तो कोई भी जो MNA है, वो MNA जरूरी है ना जी वज़ीर आज़म के लिए। फजल रहमान तो मेरा नहीं ख्याल बनेंगे, वो तो वैसे भी नहीं बन सकते। अगर MNA होते भी तो शायद बैनुल अक़वामी ऐसे लाते हैं। मैं खुली बात कर रहा हूं, वो तो खुद सवाल दे रहे हैं, खुद जवाब। अब मौका देना किसी को। आप सारे पाकिस्तान को कंक्लूड तो ना कर दे, पूरे पाकिस्तान को आप ये कंक्लूड करना है। जी सर, जी सर। एज ए पीपल्स पार्टी का मुझसे पूछेंगे या इस वक्त अपोजिशन का, मैं आपका सवाल पूछना कि मेरा जवाब देना। हुकूमत का आप उनसे पूछेंगे वो जवाब। 1 सेकंड वाला जवाब आप आधे घंटे में देते हैं। नहीं मैं समझाने नहीं समझाए नहीं आप। अवाम बड़ी समझदार है, अवाम बड़ी और समीन बहुत समझदार है। आपको बता जी, ये 2 पार्टी सिस्टम भाई इस मुल्क में कहाँ है? इस सदी में तो, इस सदी में सिर्फ 4 जमातें, 4 पार्टियों की हुकूमत है। ये पाकिस्तान में सर ये आपकी अपनी सोच है ना, पाकिस्तान की सोच तो ना बनाए। जी ये पाकिस्तानी अवाम की सोच नहीं है, मेरी सोच है। 2002 में काफ लीग की हुकूमत, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 2013 में नून लीग की हुकूमत, 2018 में पीटीआई की हुकूमत। ये मेरी सोच है या हकीकत है? फिर आपने इससे पहले भी है नेशनल पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, पीटीआई की रही है। सर ऐसे ना करें, मुस्लिम लीग जो फंक्शनल थी उसकी रही है। क्या आप ड्रामे कर रहे हैं? अवाम को क्यों आप गुमराह कर रहे हैं? सर ये तो ना करें कि आपने अगर एक बात कर दिया तो वो ऑथेंटिक हो। सर एक सुने ना, ऑथेंटिक तो ना कर दिया। अगर वो पीर पगाड़ा वाली रही है हुक्मरानी, आप कौन से जवाब दे? सर क्यों, आपके जिम्मे क्या है? आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, आप अपनी खूबियां बताएं, दूसरों की खामियां ना तलाश करें। मुझे आप अपनी खूबियां बताएं। मेरे प्रोग्रामों में जो मैं बातें कर रहा हूँ आपने हुकूमत के खिलाफ की है, मैंने अगले क्लिपों में तलाश करके वो जोड़ दिया। कल से आप सर नहीं इसमें भी कोई कर पाया जोड़ है। सर देखिए मैं अच्छा जी, अच्छा अब आप खामोश हो जाए, अभी खामोश मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए, अरे सुने, अब आपने बोलना कोई नहीं है दोनों ने। अच्छा अब बोल रही है जी अवाम, अब बोलेगी अवाम। गुजारिश ये है, नाजरीन जानते हैं कि मैं हमेशा अवाम की तर्जमानी करता हूँ। ये जो पीपल पार्टी है इसने हमेशा अवाम के नाम पे हुक्मरानी हासिल की है। इनको इस्तेमाल करके इसको गटरों में फेंका है, इनको गलियों गोठों में फेंका है। आज तक गरीबों के लिए ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान दिया। इन्होंने सिर्फ नारे लगाए अवाम के नाम पे। गुजारिश ये है, आज जो पाकिस्तान की अवाम है उसके बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है? सारे अपने अपने मफादात की खातिर ये सारे इकट्ठे हुए हैं। ये एक कह रहे हैं फजल रहमान आएगा, शहबाज शरीफ आएगा, यूं होगा, वो करप्ट है, ये करप्ट है। भाई महंगाई है, आपने खुद इकरार किया, इन्होंने इकरार किया, इमरान खान ने इकरार किया जी महंगाई है। कोई एक फार्मूला, कोई एक जमात तो बताए कि उसने दिया हो पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई को कम करने का। इन तमाम के ये जो स्टेक होल्डर बने बैठे हैं, ये पार्टियों के सरबराह हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सौदागर हैं, सरमायादार हैं, फैक्ट्री ओनर हैं और बिजनेसमैन हैं। सारी की सारी मुईशत तो इनके हाथों में है, खा वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है। महंगाई करने वाला कौन है? क्या अवाम ने महंगाई की है? शुगर मिलें किसकी हैं? टेक्सटाइल मिलें किसकी हैं? शूज फैक्ट्रियां किसकी हैं? ये सारी पार्टियों के लीडरान की हैं। महंगाई तो आप सारे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अवाम का नाम इस्तेमाल करके, अवाम का खून निचोड़ के। अभी आप जो निकले हैं अदम एतमाद के लिए, ये जो जमातें निकली हैं, इनको कोई गरज नहीं महंगाई है, क्योंकि एक दिन भी उन्होंने कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया कि हम महंगाई को ऐसे खत्म कर देंगे। अभी मैं मियां नवाज शरीफ या PMLN जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, जिसको वजीर आजम की ऑफर भी कर दी गई है, सबसे ज्यादा शुगर मिलें इनकी है पाकिस्तान में, वो अभी ऐलान करें ना कि कल से चीनी हम 50 रुपए किलो देंगे। नहीं करेंगे। अच्छा उसका अरे सुन ये चेंज करेंगे। एक मिनट सर, ये आप सवाल हुकूमत से करेंगे, कितने हुकूमत तय करती है अपोजिशन? अच्छा जी, अच्छा उसमें फिर आप महंगाई का नाम ना लें। आप अपोजिशन पे किस? अच्छा मैं करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ सर। आप ऐसे न करें सर, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, हुकूमत ने जब देखना है कि वो जो शुगर माफिया है उसका एक ब्लॉक है, उन्होंने ये देना है कि हमारे अखराजात इतने हैं। अगर ये बात है, ऑथेंटिक है कि हुकूमत ने रेट उसका
80 रुपए या 90 रुपए तय किया है, शुगर मिलों की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक किया है तय, तो इसका मतलब है महंगाई नहीं है फिर। क्योंकि अगर हुकूमत ने आपके मिल ओनरों की मशावरत से एक रेट तय किया है और खुद ही आप जो मिलों के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत की नायली से महंगाई हो गई है, भाई ये कौन सी साइंस है? आप उसको अगर रेट देते हैं 30 रुपए किलो चीनी का, फिर हुकूमत कहते हैं जी हमने 80 रुपए किलो बेचनी है, फिर ये तो हो गया हुकूमत का फेलियर, उनकी नाअहली। अब यहाँ पे हुकूमत के साथ आप मिलने बंद कर देते हैं। जब हुकूमत ने पेट्रोल का रेट कम किया तो सारे के सारे पेट्रोल पंपों ने बंद कर दिए पेट्रोल पंप के, हमने तेल ही नहीं बेचना। अब उसमें क्या हुकूमत के वो पंप थे, वो सारे के सारे अपोजिशन के तकरीबन 75% अपोजिशन के लोगों के, बिजनेसमैनों के पंप थे। अच्छा, ये है एक ड्रामा अवाम के साथ जो आप सारे कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि अवाम का सोचने वाला इन तमाम सियासी पार्टियों में कोई भी नहीं है। अब ये देखना है कि अवाम का सिनेरियो क्या बनता है। एक तो मैं ये समझता हूं कि इनका लीगल राइट है, सारा कुछ है, हुकूमत संभालना या हुकूमत को गिराना या हुकूमत करना, अवाम से उनकी तकलीफों का अजाला करने के लिए मिलना, उनके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आज अवाम बिल्कुल बेसरो समानी की हालत में, कसम पुरसी की हालत में मर रही है, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं। ये सारे के सारे दावे करते हैं कि जी हमने अवाम के लिए ये कर दिया वो कर दिया। इन 4 जमातों की जो इन्होंने राज साहब ने बात की थी, जो दौरे हुकूमत रहे थे, काफ लीग के, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, एक भी करारदाद कोई बंदा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में मुझे दिखा दे आज भी अवाम के लिए जो पेश की गई हो। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, PMLN के दौरे हुकूमत में, PMLQ के दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे भी करप्शन हुई कि ये अवाम के लिए कर रहे हैं। कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई कि जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अभी भी ये सारे के सारे उन वो समझता हूँ बेड़ियों की तरह, अरे बेड़ियों की तरह मुल्क को नोच रहे हैं, अपने इख्तिदार की खातिर आपस में लड़ रहे हैं। अवाम का कोई सोचता नहीं है, लिहाजा अवाम को अब सोचना है कि हमने किस तरफ जाना है। लीजिए आप। अच्छा, ये तो आप सियासत कर रहे हैं। मैंने सियासत नहीं, मैंने तो अवाम की तर्जमानी कर दिया। तो दूसरी अब आप कोई आप उसका जवाब दें। मैं सियासतदान नहीं, मैं अवाम हूँ। मैं जवाब दूं। जी जी दें आप। सबसे पहले तो आपने अपनी खिदमत पेश करनी है, किसी पे अटैक नहीं करना। आप अपनी जो तारीफें हैं वो बयान करें पार्टी की। अटैक करूंगा नहीं, आपका काम क्या है? आपको किसने बताया उसका? आप जब हुक्मरान थे। आई एम सॉरी जी जी। अपोजिशन अटैक करती है ना 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 ना, वो तनकीद तो कर सकती है। और अटैक लड़ाई तो नहीं सर, ने लड़ाई कर रहे हैं आप। ये अगर देखिए अटैक का हक उसको है कि जिसने अपने वक्त में जिसने अपने वक्त की, अरे तो सुने ना, इल्जाम वो लगा सकता है जो खुद मतलब साफ हो। जब आप खुद भी गंदे हो, दूसरे को गंदा कहें, तो ये इल्जाम तो ना हुआ भाई। आपके घूमते नहीं तीन रही, आप अपने कारनामे तो बताएं ना। बात तो है, आप मुझे बात करने दें। आप क्या नाम है आपका, जासिर जुआ साहब, कल से जो आपने लाइन की है, आपको काफी की बजाय लगता है कोई ऑफर आ रही है PTI की वजह से, और आप देखें अवाम को आप उनको बुलडोजर चला रहे हैं। सर मैं तो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना। अगर हुकूमत चेंज होती है तो क्या अवाम को क्या रिलीफ है? आपका जो 3.5 साल से हुकूमत के आप खिलाफ बोलते रहे और सबको पता है अवाम का उन्होंने सत्यानाश किया है। कल से आपने वो 3.5 साल बाद यानी 980-85 जितने दिन है उसके बाद आपने लाइन बदल दिया। दूसरी तरफ नहीं, नुमाइंदगी आप जब कर रहे हैं, नहीं आप जब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये PTI की नुमाइंदगी ये करें ना। मैं तो हमेशा अवाम का रोल अदा करता हूँ। जब कोई नहीं होता PTI का तो फिर मैं PTI की तरफदारी करता हूँ। जी जी, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं भी साथ एंकर तो हूँ, ये तो हकीकत है। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन एक असूल है कि कोई भी साफत में आप हमेशा हुकूमत पर तनकीद करेंगे, क्योंकि डिलीवर उसने करना है, जिम्मेदारी उसकी है। अपोजिशन की जो कुछ खामियां उस पर होती है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं होती। आप पुलिस के पास जाते हैं, DPO DCO दफ्तर जाते हैं, तो मैं आपको कहूँ ये काम क्यों नहीं हो रहा, वो उनके जो काम है हम उन पे बात करेंगे ना, उनकी खबरें लगाएंगे। तो चाहे पीपल्स पार्टी तो डायरेक्शन देती है अपोजिशन, तो बाहर के मुमालिक में डायरेक्शन देती है, आप ऐसे ना करें ऐसे करें, आप वो करते कोई नहीं। आप कल से जो इमरान खान की बोली बोल रहे हैं, जो कंटेंट नहीं, मैं इमरान खान की बोली नहीं बोल रहा, मैं तमाम सियासतदानों देखिए सब नहीं सर नहीं हाँ जी। इमरान खान साहब 3.5 साल से वज़ीर आज़म, उनको नहीं पता, वो अभी कंटेनर पे है। नवाज शरीफ और जरदारी को मैं अंदर करूंगा, उनसे पैसे लाऊंगा। भाई लोग किसने रोका है? ये चोर है, इनका मैं पीछा करूंगा। अब पीछा क्यों तो आप देते क्यों नहीं है? दे दें फिर। सारे जी बात हुकूमत में है ना, आपको समझ नहीं, बेवकूफी की इंतहा है।
عوام کو بیوقوف بنا رکھے. طاقتور ہیں آپ ان سے, طاقتور ہیں. عوام سے فریب کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. نہیں سر, ایک وزیر اعظم کا کام ہے ان کو پکڑے, پھر شہزاد اکبر کو. تو وہی جو پیٹ پھاڑ کے نکال رہے تھے پیسے, وہ اکٹھے نہیں آج بیٹھے ہوئے. پیٹ پھاڑنے والے اور لٹکانے والے, بیٹری چوکوں میں لٹکانے والے آج اکٹھے نہیں ہیں. فیک نیوز پہ پابندی لگانے لگا, یہ کرنے کون سی فیک نیوز کا عدم اعتماد کی کریں صرف سر, عدم اعتماد کریں, عدم اعتماد کی بات کریں صرف سر. عدم اعتماد آج کا موضوع ہے سر. احتجاج کر رہے ہیں اس پہ بھی پکا پہ بھائی جان اپنی سائڈ سنبھالو سر. اس میں بے شمار صحافیوں کے پروگرام ہوتے ہیں. سر عدم اعتماد کا پروگرام ہے, آپ یہ صحافت کا پروگرام نہیں ہے بھائی جان. سر آپ دیکھیں الجھا رہے ہیں, آج کا پروگرام ہے عدم اعتماد پہ. اسمبلی میں جاتے نہیں وزیر اعظم صاحب, وہاں پہ بل پاس ہونے تھے. اب جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کر وہ بل پاس کیے جن کی کل کوئی سمجھ نہیں آتی, جن پہ عمل نہیں. سر یہ جنرل نالج کا پروگرام تو نہیں ہے نا سر, انتشار پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کی اس بات پہ آتا ہوں جی, عدم اعتماد پہ رہیں صرف, اور اس جلسے پہ رہیں, اس جلسے پہ. کے لیے پیپلز پارٹی نے آئین بنایا, پیپلز پارٹی نے لیبر قوانین بنائے. اس وقت سے پہلے 14 ایکڑ سے نیچے کوئی ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں, سفری آزادیاں دی, شناختی کارڈ بنایا. غریب آدمی تو شلوار قمیض میں اس دور میں ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. ایٹم بم لایا اور عوامی بے شمار ہم جیسے لوگوں. تو جگیریں کون لایا تھا انگریزوں سے؟ جنگیریں بھی تو آپ ہی لائے تھے. دیکھیے غداری بھی تو آپ نے کی تھی, اور نواب احمد شہید کو آپ نے بیچ کے جگیریں لی تھی. یہ کیا, یہ آپ کیا پیدا کر رہے ہیں؟ انگریزوں سے جنگیریں لی تھی اس وقت کسی نے, تو کیا انگلینڈ سے لی تھی؟ انگلینڈ سے لی تھی, پاکستان کی جنگیریں اور خوشامد سے ملی تھی, چینی مسلمانوں کی گئی تھی. چلے بات یہ موضوع نہیں ہے آج کا, پھر رکھیں گے کبھی. آپ عدم اعتماد پہ آپ بات کریں. جو ہے وہ قائمی ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہی اسمبلی ہے نا, پارلیمنٹ ہے, وہ وزیر اعظم بناتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے, اگر آپ کی تعداد پوری ہے نہیں ہے, مطلب دو ہی طریقے ہیں, یا وزیر اعظم اسمبلی ڈسالو کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد کی. بالکل صحیح, لیگل بات, لیگل جمہوری بات ہے جو بھی ہو. جی جی ٹھیک ہے جی. افتخار صاحب, جو میں نے پہلے بھی یہ بات کی, نمبر کتنے کم ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں کہ جو لائے تھے, جو پی ٹی آئی کی حکومت لائے تھے, انہوں نے سر سے ہاتھ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھا جائے نا تو پچھلے 3-3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ فارن پالیسی پہ دیکھیں تو اس وقت پاکستان ایشیا میں اتنی زبردست پاور حاصل کر چکا ہے کہ مشرق اور مغربی بارڈر جو ایک قسم کے ہر وقت ایک تھریٹ تھی, دہشت گردی تھی, وہ تو بند ہو چکے ہیں. اگر آپ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہو گیا ہے. 4 اکنامک زون بننے جا رہے ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے انشاءاللہ مزید آئے گی. اور اگر آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان اس وقت انڈیا, بنگلہ دیش سے اوپر نکل چکا ہے ایکسپورٹ میں. اور اسی طرح اگر پر کیپیٹا انکم دیکھیں تو وہ بھی اس وقت پاکستان کی جو ہے پچھلے صرف 1 سال کے اندر $2285 پہ چلی گئی ہے, جو کہ $1400 میرا خیال ہوتی تھی, اور اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے ہر لحاظ سے. پھر یہی نہیں, اس کے بعد اگر ایک عام آدمی کی انکم کے حوالے کے بعد اس کی ایک پوزیشن دیکھی جائے اندرون ملک, کہ اتنے منصوبے سٹارٹ ہوئے ہیں. ایون اپنے منڈی بہدین میں آپ دیکھیں 30 ارب روپے عمران خان صاحب اناؤنس کر گئے. اتنے منصوبے ہیں کہ غریب آدمی جو کبھی گھر بنانے کا سوچ نہیں سکتا تھا, 30 سال کا پڑا ہوا ایک جو عدالتوں میں دھکے کھا رہا تھا کیس مورگیج کا, وہ ختم کر کے اس کو ریگولرائز کیا گیا, اور میرے جیسے غریب لوگ بھی اب قرضہ لینے کی پوزیشن میں ہے کہ گھر بنا سکیں. اور اسی طرح کے بہت سارے منصوبے عوامی فلاح کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے ابھی تک کی کارکردگی پہ اگر سوال سنجیدگی سے کیا جائے گا تو کوئی ایسا مبصر نہیں ہوگا جو تنقید کرے. ہاں کچھ چیزیں ضرور ہیں, جیسے سارے دوست کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, مہنگائی کے پیچھے اب اگر ہم 1919 میں دیکھیں, 1919 میں جب انفلوئنزا نے اٹیک کیا تھا, اس کے بعد بھی ایک ورلڈ وار ہوئی تھی, 1924 تک وہ رہی تھی. اور اس کے بعد جو ڈاکٹر کینز نے جو ایک تھیوری دی تھی اکنامکس کی, اور پھر ایک انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوئی تھی. سیم اسی طرح اس وقت بھی کرونا نے اٹیک کیا ہے, اور 100 سال بعد, تقریباً 100 سال بعد یہ آتا ہے
कोई ना कोई वबा ऐसी दुनिया में आ रही है। तीसरी दफ़ा ताउन थी, फिर इन्फ्लुएंजा आया और फिर अब कोरोना। इसके बाद फिर दुनिया एक जंग के दाने पे है। कुछ कोरोना की वजह से जो इकनॉमिक्स थी पूरी दुनिया की वो बैठ गई, पूरी दुनिया में महंगाई का असर हुआ। फिर अभी जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इसने इस वक्त जो पेट्रोल है वो $105 पर बैरल पे पहुंचा दिया है कि जब तहरीक इंसाफ से पहले नून लीग की हुकूमत थी तो $60 से भी कम पर बैरल था और 114 रुपए तक पेट्रोल का रेट गया था। अब $105 पे है और 160 पे है, तो ये अभी और बढ़ना है। मेरे ख्याल में तो ये 120 रुपए, शायद 20 रुपए तक और बढ़ेगा। लेकिन इसके असरात जो है ना वो, अब अगर हम बार्टर सिस्टम पे जाते हैं तो मुआशी असरात जो होते हैं ना महंगाई के हवाले से, आप ऐसे ना देखें कि रुपए के बदले में आप चीज़ खरीदते हैं। आप ये देखें कि 1 किलो घी की कीमत में आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जो कुछ मिलता था आपको, क्या उसके बराबर आपको सामान मिल जाता है? अगर तो मिल जाता है तो फिर आप समझें कि महंगाई नहीं है। महंगाई, या फिर अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, मुल्क में क्या प्रोडक्शन पहले से कम हुई है? यकीनन नहीं। हमारी गंदम, हमारी फसलें, इस दफ़ा काटन जो है वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है, गंदम पिछले साल रिकॉर्ड पैदावार हुई है, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार है। हर लिहाज से पाकिस्तान में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आती जा रही हैं। इवन देखा जाए तो खाद की शार्टेज हो गई, चीज़ें मिल नहीं रही थी आवाम को, लेने की कुव्वत ख़रीद की कमी नहीं थी लेकिन शार्टेज हो गई थी। तो ये सूरत हाल में अब अगर ये कहा जाएगा जी कि मुल्क में महंगाई है, बिल्कुल है। चीज़ें आज जो एक पेट्रोल ही देख ले, 100 रुपये जो लीटर था वो 170 रुपये है। लेकिन ये देखें कि जो समोसे बेचने वाले से मैं स्टार्ट होता हूँ, जो 15 रुपये का समोसा था वो 30 रुपये में बेच रहा है, तो क्या 15 रुपये उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ? दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए ना। महंगाई को कंपैरिजन अगर करना है तो उस रेट पे ना करें, बल्कि ये देखें बार्टर सिस्टम में कि वो चीज़ जो आप परचेज करते हैं, जैसे मैंने घी की मिसाल दी है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले 1 किलो घी में जो चीज़ें आप लेते थे क्या वही मिल रही हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा हाँ, तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा। उस हवाले से इतनी शदीद महंगाई नहीं है। पूरी दुनिया में जो लहर है उसकी वजह से इसमें सर ये ऐसी नहीं सर, ये ऐसी बिल्कुल क्लोज बात नहीं है। गुजारिश है, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि महंगाई की असल वजह ये जो बयान की जाती हैं ये नहीं है कि जी तेल की कीमत बढ़ गई है, सोने की कीमत बढ़ गई है, घी की कीमत बढ़ गई है। असल वजह ये है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी भी नहीं, असल अरे सुने ना सर, नहीं सर ये नहीं, मसनूई महंगाई करने वालों पे मैं आता हूँ अभी। अच्छा, बेरोजगारी जब होती है, जब कुव्वत खरीद का खात्मा हो जाता है, उस वक्त महंगाई नजर आती है। उसकी वजह क्या है? हुकूमत की जो पहले डेवलपमेंट थी या सरमायादार जो पहले डेवलप करते थे मुल्क को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो हमारा लेबर काम करती थी, वो बिल्डिंग पे काम करती थी, वो बंद हो गए। इन्वेस्टमेंट बंद कर दी गई, तमीराती काम बंद कर दिए गए, जिस बिना पर जो सरकारी सतह पे और बड़े बड़े वो क्या कहते हैं जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद होने से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। इसके अलावा ये सूरत बन गई कि जिनके पास सरमाया था उन्होंने सारा सरमाया अपना महफूज कर लिया और दिन ब दिन वो रेट बढ़ा के जो सरमाए की वो तकसीम होती है ना, वसाइल की तकसीम, उसमें मुनाफली आ गई। उस मुनाफली में चंद वो सरमायादार लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने अपना पैसा क्लोज कर लिया। जो गरीब आदमी था उसके पास वो पैसा उनका जाता था, वो मजदूरी करता था, उसका मुआवजा उसको मिलता था। अब वो काम हो गए बंद, जिस वजह से ये महंगाई आई है और गरीब आदमी मर रहा है। ये जो पैसे का इर्तिकाज हुआ है ना, और इसके साथ बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसियां नहीं दी कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके, छोटी सनतों का काम। ये देखिए, कर्जा देना, भीख देना, एहसास प्रोग्राम, ये गुर्बत बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। हुकूमत भी इस चीज़ पे सोचे कि हम बिल्कुल नाकाम हुए, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को हमने बिल्कुल फेल कर दिया। ये तो कोई बात नहीं कि जी हमने 100 रुपये में चीज़ खरीदी अमेरिका से, 100 रुपये में आवाम को दे दी। क्या आप बिजनेसमैन हैं या ब्रोकर हैं? हुकूमत का काम ब्रोकरी करना नहीं है। आपने पॉलिसियाँ देनी थी, मुआशी पॉलिसियाँ देनी थी। वो जो 200 वो कहते थे मेरी टीम का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, वो किधर हैं?
अगर वो बेहतरीन थे तो उन्होंने फिर अपना सरमाया सिर्फ बढ़ाना था? नहीं, ये हुआ है हमारे साथ जुल्म। अब इसका ये मतलब है कि इनके पास जो पीटीआई के पास जो टीम है, जो मैनेजमेंट करने वाली टीम है, वो नाकाम है। ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे खारजा तल्लुकात थे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं एक मंजा हुआ सियासतदान भी समझता हूँ। उन्होंने और इमरान खान ने जो बैरूनी पॉलिसियाँ थी उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी आई है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसके लिए कोई रिलीफ पैदा नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जो मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत है, इसमें महंगाई का मेरे ख्याल में कोई रोल नहीं। अवाम का हैजान महंगाई की वजह से वैसे भी था, वैसे रहेगा भी, इससे पहले भी था, शायद बाद में भी रहे। लेकिन ये जो मौजूदा हलचल है, इसके पीछे महंगाई का काज नहीं है, इसके पीछे इक़्तिदार की हवस है, यहाँ के इक़्तिदार की भी, पाकिस्तान के इक़्तिदार की भी, और इंटरनेशनल इक़्तिदार की भी। क्योंकि कुछ वो जो बड़े बड़े दुनिया के स्टेक होल्डर थे, बड़े बुरज थे, वो गिर रहे हैं, नए बुरज जो हैं वो स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने अफरा तफरी फैलाई। उसके असरात पाकिस्तान में भी हुए कि यहाँ पे जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने ये समझा कि अब ये कमज़ोर हैं, हम सबका ब्लॉक्स के साथ मिल के इनको कमज़ोर करके उस पॉलिसी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसमें रखना डालें, दरार डालें और यहाँ पे अपना इक़्तिदार भी हासिल करें। लेकिन इसमें महंगाई किसी जमात का मंशूर नहीं है, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं इसलिए राज साहब नाराज़ हो गया मुझसे, तो मैं यकीन करें कि मैं अवाम की ज़बान बोल रहा हूँ। मैंने कभी पीटीआई की हमायत भी यहाँ पे नहीं की, ना पीपल्स पार्टी की है, ना किसी की मुखालफत करता हूँ। मैं जो जेन्युइन हालात हैं, जो ओरिजिनल वाक़यात हो रहे हैं, मैं तो अवाम की ज़बान बोलता हूँ। आप अवाम को सिर्फ धोखा देना चाहते हैं अपोजिशन वाले, ये मैं अवाम को आगाह कर रहा हूँ कि ये शराब है, ये धोखा है, ये इनके सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। अरे सुने ना, नहीं ना समझे। अच्छा अभी देखिए अवाम ने फिर 5 साल के लिए उनको मौका दिया ना, आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए ना 5 साल, उसके बाद आए अवाम में, देखेंगे कौन से अवाम के कहने पे आप आए हैं। देखिए आपने ज़मीनी इंतखाबों में सर वो इलेक्शन, ये हार जीत तो होती है ना, तो अगले साल आप इलेक्शन, सर अरे सुने ना, अगले साल इलेक्शन के रिजल्ट आप देख ली भाईजान, एक तो सुने, 5 साल के लिए इक़्तिदार दिया गया ना उनको, अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। आप 23 में मुकाबला करें उनका, आप सारे पाकिस्तान में सीटें जीत जाए। जी जी, सबसे पहले तो खारजा पॉलिसी, झूठ, धोखा। मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी नाकाम, नकमी, नखट्टू, नकारा मैंने सफारतकारी बिल्कुल नहीं देखी जो इस हुकूमत में 3.5 साल। आप देखें बड़े बड़े झूठ तो बोलते हैं, एक चीज भी साबित हुई है, अगर बाहर के हालात ठीक होते, अच्छी सफारतकारी होती, अच्छी वजीर खारजा की पॉलिसियां होती, तो महंगाई ना होती, ये मसाइल ना होते। आपके सऊदिया तो दुनिया के सारे मुमालिक में देखिए हो गया। जी ठीक सर। सबसे पहले इंडिया पे जो भी वजह थी, इंडिया के साथ तुम्हारे तल्लुकात खराब हुए, अच्छे नहीं हुए, फिर कश्मीर वाला मसला हो गया, इसी हुकूमत में आया, ये हमारी वज़ारत खारजा की कमजोरी। आपको जो बाइडन फोन नहीं कर रहा 1.5 साल से, आपके हालात ठीक नहीं, आप एक दिन तो बह जाते हैं, अगले दिन सऊदिया नाराज हो जाता है। आप अमेरिका में क्या कराते हैं, मैं मलेशिया जाऊंगा, वहां पे क्यों इंडोनेशिया को जो टीवी चलाना है, तो आखिर में सऊदिया के कहने पे वहां पे नहीं जाते, वहां पे बहुत सफारतकारी थी। आप मुझे बताइए किस जगह, ईरान जाते हैं तो सऊदिया नाराज, एक जगह पे भी आप टेक नहीं, इस वजह से आपको मसला नहीं। फिर आपकी नाकाम सफारतकारी, वो शराइत, वो 360 अरब इकट्ठा करना, स्टेट बैंक भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो सफारतकारी के निजाम। आप इतने प्रेशर के साथ कड़ी और सख्त शर्तें IMF ने आपसे मनवाई हैं, तो ये वजारत खारजा की हमारे बैन अवी लोगों की नाकामी है या कामयाबी है? आज तक कैसे हुआ है? 1 अरब सिर्फ कर्जा लेने के लिए आप क्या कुछ मानते जा रहे हैं? बिजली जितनी महंगी होती है, 3 महीने उन्होंने कहा कि IMF के लिए 4 या 5 रुपए हर रोज पेट्रोल में, वो भी महंगे करने पड़ेंगे। अब पार्लियामेंट और आपका वजीर आजम नहीं पूछ सकता स्टेट बैंक के गवर्नर को और स्टेट बैंक को, ये वजारत खारजा है। और आप कल का देखें, देखें ये न्यूट्रल बात कर रहा हूं, आपको किसी भी दौरे पे जाना चाहिए, लेकिन आप इकानमी की बात करते हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा ट्रेड नहीं है उसके साथ, रूस के साथ 450 अरब से ज्यादा डॉलर से आपका यूक्रेन के साथ है, ठीक है। फिर दुनिया ऐसी है, उस पर कब्जा करने वाला, जंग करने वाला गलत है, या जिनके साथ जंग हो रही है, और जंग क्यों हो रही है, वजह क्या है? एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर और छोटे मुल्क पे हमला कर रहा है, क्या कसूर है? वो वीटो में शामिल होना चाहता है या नीटो में नहीं होना चाहते, इस वजह से उस पर चढ़ दौड़ेंगे।
تو آپ کے بلاک نے بھی یہ کیا نا دنیا میں، آپ کے بلاک نے بھی یہ کیا نا. آپ بلاک کا بھی سنیں، افتخار صاحب شاید اس بات سے ایگری کریں گے. کچھ چیزیں آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی بلاک کی، حکومتیں آتی جاتی ہیں، پہلے ملک ہوتا ہے. ہماری جو پوزیشن ہمیشہ ذکر کریں، ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں، سفارتکاری کی، وہ بہت نازک اور بریک سوچ اور دور اندیشی کو مد نظر رکھ کے ہمارے ایسے مسائل ہیں، ہماری ایسی پرابلم ہے، ہم نے اس خطے میں ایسے رہنا ہے. ہمیں نہ امریکہ سے بگاڑنی ہے نہ روس سے بگاڑنی ہے. دیکھیے یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی نا. اور کسی بلاک کی بجائے ہم کچھ چیزیں ان کی دینی ہے، کچھ تو جو یہ بندہ کر رہے ہیں آپ اس پہ اٹیک کریں، جبکہ آپ نے ہمیشہ ایک طرف رخ کیا نا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک طرف رخ کیا. اچھا پیپلز پارٹی کو چھوڑیں جی، میں آپ کے دوستوں کی بات کرتا ہوں. آپ 1980 میں امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، روس توڑ رہے ہیں، فخر کی بات کر رہے ہیں. آج آپ روس کا بلاک بن کے ان کو توڑ رہے ہیں. آپ 15 سال تو ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے. کیا ہے آپ کی سفارت؟ کون دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو بھی بلا کہتے ہیں وہ بلاک تھا، کہتے ہیں یہ سر سنیں نا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک امریکن بلاک میں آپ رہے، روس کے ساتھ آپ نے مخالفت کی، ایران کے ساتھ مخالفت کی. یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ ابھی تو سفارتکاری. ارے سنیں نا، بات تو سن لیں، بات سنیں، ایسے نہ کریں نا. ابھی سنیں نا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں سفارت، ارے سنیں نا، سوال کر رہا جواب دے دے. کوئی معاہدہ ہوا ہے پھر کیوں گئے؟ اچھا سنیں، اب یہ بات تو سن لینا، اب جواب تو دینا ہے روس پر، اور ہمارے اس دورے سے بین الاقوامی طور پہ کتنے نقصان ہو سکتے ہیں. اچھا سن لگی. اچھا اب دیکھیے راجہ صاحب آپ اپنی بات سے نہ مکرے نا. سفارت کا میں وہی کہا ہوں، سفارتکاری یہ بہترین ہے، یہ سب سے بہترین ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں. یہ انہوں نے ڈکلیریشن کی ہے کہ یہ ہے بہترین خارجہ پالیسی. تو جناب یہی عمران خان کر رہا ہے تو آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. جبکہ ارے سنیں، امریکہ کے ساتھ بھی اس نے کوئی نہیں بگاڑا، اس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہیں. وہ کہتا تھا افغانستان پہ حملہ ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. اور سن لینا، کل وہ روس جاتے ہیں اور یوکرائن پہ حملہ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ دوسرے کمزور ملک پہ ہوتا ہے. تو آپ کی نہیں، یہ کل کیا اس عمران خان نے حملہ کیا ہے؟ یہ 2 مہینے پہلے کا. ارے سنیں نا سر، پتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. پچھلے 10 سالوں میں پیوٹن نے 4 کے 5 دورے ملتوی پاکستان کے کیے ہیں. آپ ہم بھی کوئی بہانا کر سکتے ہیں. اچھا آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں، یعنی آج کدھر چھوڑے کرونا کو چھوڑیں، آج بات ہو رہی ہے عدم اعتماد کی. آپ بات کو ایسے الجھا دیتے ہیں، نہ آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے نہ لوگوں کو کچھ پتہ چلنے دیتے ہیں، نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤ ہوتا ہے. سر سنیں نا، ارے سنیں، ابھی کرونا آیا بھی نہیں تھا، آپ کو بھی یاد ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، آپ سے نہیں چلا، آپ اپنے اور دوسرا حکومت، میں تو واضح کہتا ہوں ایسے نہ کریں، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو نہ چلائیں نا بھائی جان. جو بھی سوال کرتے ہیں ان کے وزیروں سے، منسٹر سے، تو نواز شریف سے داری چور بھائی 3-3.5 سالوں میں جواب نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے اسد عمر نکلے کرونا سے پہلے. دیکھیے آپ سوال بھی خود ہی کر رہے ہیں، جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں. یہ کیا ہے سر؟ یہ تو کوئی بات نہیں. تو عمران خان نے کہا سارا ستیہ ناش اس نے کیا ہے. سر اپنی پیپلز پارٹی کی خوبیاں کو بھائی جان ایک تو سنیں نا، 15 وزیر تھے، 75 ارب کی کرپشن سے. یہ میرا کام ہے نا، ان کا حکومت میں خدا کے لیے یہ ندیم بابر کا 25 ارب کا پیٹرولیم کا فیصلہ کریں. ان کو تو فوبیا ہو گیا پی ٹی آئی کا. دوائیاں کا ہے 400 گنا دوائیاں بڑھ گئی ہیں، اس کا فیصلہ کریں. 1200 ارب ڈالر سے زیادہ رنگ روڈ کا مسئلہ ہے، اس کا کریں. یہ 30 ارب کی میٹرو تھی، کہتے تھے مہنگی، تو اس کو آپ چیف گیسٹ سے لگائیں نا. یہ کیا میٹرو چلی گئی ہے، اس کا کریں. 17 ارب کی اس میں کک پیکس ہے، وہی ہے. مطلب یہ تقریریں آپ کر رہے ہیں، صرف کہانیاں سنا رہے ہیں. کرپشن اور ساتھ ابھی حکومت ہے، حکومت جائے گی تو وہ اسکینڈل ہے کہ ایک کروڑوں میں اسکینڈل نہیں ہے سب حلقوں میں. تو سر چیف جسٹس سے یہ کریں نا، چیف جسٹس سے. ان کی وزارتیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جناب ناظرین؟ پھر وہ کہنا واپس منگا لیا عوام کی، پھر کمیشن لے رہے ہیں. کھاد اس لیے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بات بتائیں نا. اس میں بلیک کر رہے ہیں. تو سر آپ اپنی بات کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں. یہ کون سی بات ہے؟ کچھ نہیں افتخار صاحب اب آپ ہی جواب دیں. وزیروں نے ایم این اے نے پہلے 2 سال میں پچھلا ساری دولت کمائی ہے، تیسرے اور آخری سال میں اگلے الیکشن کے لیے کمایا. اب یہ اچھا اب یہ حکومت ختم کر دی جائے. سنیں نا، سنیں نا، اب بس بھی کریں نا. عوام کے کام کرو، 4 سال ڈرامہ کرو، کھاؤ کماؤ اور لگے رہو.
सर देखिए ये 10% पोजीशन है 1 अरब का, सॉरी सर ऐसे ना क्या करें ना, आप बात बंद करके दोबारा शुरू कर। 1 अरब का हो जाए भाई 10 अरब मंडी भावलदीन से सराइलमगीर रोड, ओ मेरे भरा मेरी जान रसूल तो जिला भी खत्म होता है, हल्का भी खत्म होता है, और तो अद्धे पैसे 8 अरब जिन्हें कि 8 करोड़ का भी दसी वो गुजरात का भी बनता है, फिर यहाँ 22 करोड़ है क्या जिसको आप बाहर, मतलब इतना पैसा डिवैल्यू हुआ है बदकिस्मती से। अब ये जो हम अरब कहते हैं ना, ये पहले करोड़ों में, ये आप क्या बता रहे हैं आवाम को, ये तो बहस है इनकी। जिस रास्ते से इफ्तिखार साहब गुजरते हैं आप देखें फंड थोड़े दे रहे हैं वहाँ पे, और सिर्फ रोड़ा नीचे का ऊपर, ये क्या मतलब है? थोड़ी सड़क पर ऐसे को बाहर से आदमी आ जाएगा कि हमारे इंजीनियर को नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई थिंक नहीं, थोड़े बनाते जाए, अच्छे बनाते, वो तो फिर भी सड़क गुजारा करती थी, जो गुजारा नहीं करती। आपके दौर में तो कोई सड़क ही नहीं बनी, पीपल्स पार्टी ने तो आज तक सड़क नहीं बनाया, कोई नजरिया नहीं। फिर छोड़े पीपल पार्टी से ला तलके का ऐलान करें ना, नहीं पीपल पार्टी से ला तलके का ऐलान करें, पीपल पार्टी से ला तलके का ऐलान करें आप, सबके टैक्स है सर पीपल पार्टी से ला तलके का ऐलान करें ना, फिर आप नहीं पीपल पार्टी छोड़ने का ऐलान करें। देखो ये 400 का वो है नहीं पर्चे बनाने की क्या जरूरत थी, फिर वो प्राइवेटों बैंकों को, प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे, वो खुदा के लिए हमारी बिल्डिंग है, सरकारी अस्पताल है, उनको बेहतर करते, वहां पे क्या होगा? ये सवाल भी खोलते, जवाब भी खोलते, 15,000 लिखेंगे, करप्शन होगी, 117 नंबर से 40 पे आगे पता नहीं कितने। तो भाईजान अदालतें हैं, फिर आप उधर जाएं टीवी पे, तो ना ये बयान करे, ये अदालतों में जाए, अदालतों में मेरी वो थोड़ी मार खा अदालत चला गया तो फिर देखिए। अच्छा सर अब मेहरबानी करें, अब बड़ी तकरीर आपने कर ली है, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपकी तकरीर का ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है। गुजारिश ये है कोई ऐसी बात की जाए जिसका अवाम के पल्ले कोई चीज पड़े। आप ऐसे तकरीरें करते हैं, सड़क ऐसे नहीं होनी चाहिए ऐसी। अच्छा ये अरे सुने ना, अरे सुने बीमारियां सब छोड़ दें आपने कुछ भी नहीं देखा। अरे सुन ले, आपने सिर्फ दुनिया का कल्चर देखा है ना, आपने दूसरी सिमत देखी, इसमें कमीशन कितना? क्या दुनिया में ऐसे होता है कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको काट के अपनी मसलत कर आया होगा नहीं तो इसको आपने चेक। अच्छा देखिए ना रऊफ ने क्या करना है। अरे पता है क्या, अच्छा दुनिया में ये होता है कि एक बंदा बात कर रहा है तो उसको बात नहीं करने देनी। अच्छा मेहरबानी करें, दुनिया आपको अच्छे अखलाक का भी सबक देती है। नहीं सर छोड़े वो चेक करते हैं। गुजारिश ये है कि ये चेक करना मेरा काम है। आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते, ये अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते, मैं अरे तो सुन, ये मेरी ड्यूटी आप अदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि तजिया निगार मैं हूँ, आप तो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। नहीं ये दुनिया को छोड़ें, आप दुनिया को छोड़ें, बात करें मंडी बौद्दीन की। कोई नहीं मानती सर, कोई नहीं मानती। ऐसे तो देखे ना जो डांसर होता है, मैं अरे तो फिर महक मलक के तो आपसे भी ज्यादा देखे जाते हैं। महक मलक के तो नहीं, ये क्या बात होगी? सुने ओ सर छोड़े ओ सर आप ऐसा ही कल्चर लाना चाहते हैं ना, आप ऐसा कल्चर लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। रोक रहा है हमसे राजा जुल्फकार नहीं रोक रहा, महक मलक को कहां से रोक सकते हैं? अरे सुने भाईजान अब मौका दें मेहरबानी आपकी। देखिए नाजरीन, ये हमारा एक प्रोग्राम होता है, एक तो इसमें ये बात मैं मानता हूँ कि राजा साहब दिल खुश कर देते हैं, रौनक अच्छी लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो सबसे सीरियस प्रोग्राम है मंडी बौद्दीन का, अवामी मसाइल और उनका हल, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें सीरियस ही टॉक भी करनी चाहिए। अवाम के मसाइल के लिए अगर कोई कोशिश हो सके, 100 में से अगर एक मसला भी हल हमारी आवाज़ से हो गया, मैं समझता हूँ ये है हमारी कामयाबी। तो उस सिलसिले में सिंपली बात यह है कि आज हुक्मरानों को भी और अपोजिशन को भी मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, एक पिच पे बैठ के पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। जबकि ये दोनों फ्रीकैन मासवाए अपने ज़ाती मफादात के अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके लिए अवाम सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का जीना है। इनके कंधों पे पाँव रख के ईवान इक़्तिदार तक पहुँचने की ये एक सीढ़ी उन्होंने अवाम को रखा हुआ है। लिहाजा अवाम का सोचने के लिए अच्छे लीडरान का होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लीडर की निशानी ये है कि उसके अंदर इक़्तिदार की हवस ना हो। अवाम उसको अगर सिलेक्ट करे, वो होता है पाकिस्तान की कौम का लीडर। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से
खुद मुसल्लत कर दिए जाते हैं अवाम के ऊपर। ये बदकिस्मती है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग, मलक रऊफ ज़ुबैर साहब जैसे लोग, या चंद इन हमारी सोच के लोग, जब लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि हमने अपने हकूक़ की जंग खुद लड़नी है, किसी जरदारी ने, किसी नवाज शरीफ ने, किसी इमरान खान ने हमें हक नहीं देना, हम अपने हक के लिए खुद उठेंगे, खुद हासिल करेंगे, इनको मजबूर करेंगे कि आपको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाने में हमारे वोट का किरदार है, हमारे पास एक ताकत है। आप हमारी अगर बात नहीं मानेंगे तो ये ईवान हमारा है, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी हमारी है, इस पे हम अपनी मर्जी का बंदा बिठाएंगे। जब ये सोच पाकिस्तानी कौम के दिमाग में पहुंच जाएगी तो यकीन कीजिए ना महंगाई होगी, ना करप्शन होगी, ना बददियांती होगी, ना ही ये जागीरदाराना निज़ाम होगा। आज एक देखिए जो महंगाई की असल वजह है, एक और भी थी जो मैंने पहले बताई थी, बेरोजगारी थी। अब दूसरी वजह मैं बताता हूँ, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम क्या है कि पाकिस्तान का एक मुलाजिम सरकारी तौर पे जो करप्शन हो रही है, नायब कासिद भर्ती होता है, क्लर्क भर्ती होता है, चौथे, पाँचवें, छठे ग्रेड का, उसकी तनख्वाहें हैं 20 से 25 हज़ार। अब वो भी पाकिस्तानी है, वो भी एक इंसान है, ज़रूरियात ज़िंदगी उसकी भी वही हैं जो हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब की हैं। उसको हम दे रहे हैं 8 लाख रुपया तनख्वाह। इसके अलावा कम से कम 16 लाख रुपए की उसको मरात भी दे रहे हैं। अब एक बंदे को हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया, एक बंदे को दे रहे हैं 20 लाख रुपया। उसके भी बच्चे वैसे ही पैदा होने हैं और उसने भी वही खाना है, उसके अखराजात भी वही हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। गंदम भी उसने उसी रेट पे ख़रीदनी है, पेट्रोल भी उसी रेट पे ख़रीदना है, बिजली भी उसी रेट पे ख़रीदनी है। तो फिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि उसको हम दे रहे हैं 20 लाख, इसको दे रहे हैं 20,000। अब वो क्या करेगा, उस 20 लाख को वो यहाँ से उठा के वो ले जाएगा स्विस अकाउंट्स में, इंग्लैंड में, दुबई में, वो पाकिस्तान का सरमाया चला जाएगा उस तरफ। और जो गरीब आदमी है वो करेगा करप्शन। अपने बच्चों का तो पेट उसने पालना है ना, वो करप्शन करेगा। जिस वजह से मैं गर्ज करता हूँ, अच्छा नहीं, सजाएं तो आज तक गरीबों को मिली है ना। देखिए नवाज शरीफ, जरदारी, सरे माल, कितने कितने बड़े ड्रामे, इमरान खान भी कह रहे हैं। अच्छा चलो सुन लेना, सुन बार एक सुने ना, ऑथेंटिक जो बातें हैं जो अदालत में डिक्लेयर है ना, ये तो जुबानी है ना, अभी जुबानी है ना सर, अभी जुबानी है ना, करिए ना, आप भी कोर्ट में जाइए ना सर। हो गया, उसने अरबों खा लिए, मैं मान लेता हूँ सर, हो गया, सुन ले, चलो मान ले। अरे सुन, छोड़े ना, मेरा ये मकसद नहीं था ना। देखिए ना, वो एक ऑथेंटिक बातें आ गई ना, स्विस अकाउंट के शोर डाले नवाज शरीफ ने। अरे तो पहले, अरे तो सुन भी लेना, अच्छा सुन लेना कि जी सरे महल के शोर डाले नवाज शरीफ ने। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सर्टिफाइड है ना आपके तो दोनों लीडरान जो अपोजिशन है इस वक्त। अच्छा सर्टिफाइड है, अच्छा चलो हुकूमत होगी सर। एक तो सुन लें खुदा के लिए सर राज साहब, एक तो आप बात नहीं करने देते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई दूध के दुल्हे, मैं इनको तो नहीं कह रहा, आप क्यों इसको मतलब ऐसे लाइट ले रहे हैं, जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अब ये लोग इतना सरमाया ले गए पाकिस्तान के, मतलब बाहर ले गए, कभी पनामा लीक्स, कभी कोई लीक्स, कभी कोई लीक्स, ना इमरान खान ले सका, ना चीफ जस्टिस ले सका, ना नैब ले सकी। सरमाया पाकिस्तान का, पैसा पाकिस्तान की अवाम का, उनकी मिलों में मजदूर पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बल्कि मैं कहूँगा खून पसीने से पाकिस्तान की बुनियादें रखने वाले लोग, इनके मुलाजमीन हैं, इनके हारी हैं, इनके मतलब जानवरों को वो चारा डालने वाले लोग हैं, इनके जूते पॉलिश करने वाले लोग हैं, इनके कपड़े इस्त्री करने वाले लोग हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। और ये लोग जिनको इतनी मराद दी जाती हैं, ये सारे का सारा सरमाया, उसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी अफसरान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, अच्छा तमाम इदारों के सरबराहान भी, वो दौलत को उठा कर ले जाते हैं बाहर के ममालिक में महफूज रखने के लिए। वहीं से हमें वो कर्जा दिया जाता है, मुल्क पाकिस्तान को कर्जा दिया जाता है, उस पे सूद लिया जाता है। आज मेरा उन अकाबरीन से, उन लोगों से, साहिबान इक़्तिदार से, जिन्होंने ये पाकिस्तान से सरमाया बाहर भेजा है, एक सवाल है कि क्या आपने सदा इस दुनिया में रहना है? आपने दुनिया से जाना है, आपको मौत आनी है, और फिर आपका वो रुपया, वो जिनको हम अपना दुश्मन कहते हैं, काफिर कहते हैं, अच्छा उनको हम अपना मुखालिफ समझते हैं, उनकी नस्लों ने खाना है। खुदारा अपना पैसा पाकिस्तान में रखिए,
آپ کا پیسہ پاکستان کے بچوں کے کل کو کام آ جائے گا، بے شک اپنے پاس ہی رکھیے۔ آپ کے سوال کا اس پہ کوئی اثر نہیں، آپ اگلا سوال کریں، انہوں نے کوئی اثر آپ کا اور میرا سوال مان کے وہ پیسے واپس لے آئیں گے، بھول جائیں۔ میں تو اپیل کر سکتا ہوں۔ آپ کہنا چاہیں گے؟ کہنا کیا چاہوں گا، اصل میں میرے دونوں محترم دوست جو ہیں انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی ہے اس میں نہ تو ہمارے شہری مسائل کا ذکر ہوا، نہ ہی ہمارے ملکی مسائل کا، بلکہ ماضی کے کوئی واقعات لے کے ڈسکس کرتے رہیں اور پتہ نہیں کن لوگوں کے بارے میں کرتے رہیں، یعنی کہ کوئی واضح ایک ہوتا ہے نا ایجنڈا کے اس کے اوپر۔ وہ تو سر آپ نے دینا ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، ایجنڈا تو آپ ہوگا۔ اس طرح کی صورتحال میں وہ نذیر اکبر آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر ایک جاہل سے لڑنے لگو تو ثابت یہ ہوگا کہ جاہل ہیں تو ان پڑھ فلاسفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو پھر ان کا جو ایک انداز تھا جس طرح جارحانہ، تو میں ذرا کمزور آدمی ہوں اور پھر ویسے بھی حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں، تو چلو ان کو موقع دینا چاہیے اپوزیشن میں۔ انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی ہے، عوام نے سن لی ہے۔ اور ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں نا، ان کی نہ ان کو خود سمجھ آتی ہے نہ دوسروں کو سمجھ آتی ہے، اور عوام کو حکومت کی سمجھ سارے، لیکن شور یہ اتنا ڈالتے ہیں کہ نہیں وہ تو دیکھیں نا، جب عمران خان آئے تھے کتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، عوام ساتھ بھی اس میں گم ہو۔ اب جلسے پہ بھی ہے نا کہ دیکھیے عوام عمران خان کے ساتھ کتنی تھی، کتنا بڑا پاکستان میں ریکارڈ جلسہ ہوا۔ جی اب آپ فرمائیں کہ ایک جلسہ اپنا وزیر اعظم پاکستان نے منڈی بودین میں کیا، ان کو یہ بتائیں نا عوام ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ اب یہ بات کریں آپ، یہ تو آپ کیونکہ یہاں سے ابتدا ہوئی نا۔ اس کے بارے میں آپ دونوں کچھ کہنا چاہیں تو جلدی سے۔ جی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو جلسہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن دو چیزیں یاد رکھیں۔ عمران خان صاحب نے کہی، عمران خان صاحب واحد ایسے حکمران ہے جو ہر بات جو انہوں نے کیا وہ ان کے منہ پہ آ جاتی ہے۔ حکومت میں آنے سے پہلے اور شروع میں وہ کہتے تھے اپنے ایم پی ایم ایل اے منسٹرز کو فنڈ نہیں دیں گے، اب 3.5 سال کے بعد انہوں نے دینے شروع کیے۔ یہ جلسے کا مطابق اس طرح انہوں نے ہمیں پنڈی اور لاہور اور کافی جگہ کو دیکھا۔ نہیں وہ جلسہ پنڈی نہیں ادھر ہوا تھا، یہ پڑوس میں، ادھر بات کریں نا، منڈی باؤنڈری دیکھیں نا، اس فیض پہ تصویریں یہ وہ سارے سرکاری فنڈ سے بات یہ کر رہا ہے۔ نہیں وہ فنڈ نہیں، جلسے کی بات کریں نا، سرکاری فنڈز کو جلسے کی بات کرو، وہ چلو 10,000 نہیں تو 20,000 کی ہوگی، وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا چلیں ہو گیا۔ اچھا جلسے کی بات کریں۔ آپ کو ایک تو سہولت یہ ہوتی ہے کہ سارے سرکاری ملازم اور آگے پیچھے آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کتنے سرکاری ملازم ہے نا، میرے کیونکہ عزیز ہے تعلق ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کافی لوگوں نے کہا ہم نے زیادہ دوست ہونا ہے، لیکن ان کے 2 ایم اے پی اے نہیں ایم پی اے یا ایم این اے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے شو کر کے وہ ویڈیو پی ٹی آئی کو نہیں، بعد میں عمران خان تو جلسے میں آئے تھے، وہ پہلے ہوتا تھا کچھ لوگ عمران خان کو دیکھنے آتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ہمارے دھڑے ہیں۔ بعد میں دوسری جماعتوں کی قیادتوں کو انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہیں اگلے الیکشن کے لیے، اگلی سیٹنگ کے لیے، تو یہ حالت یہاں پہ تو اس جلسے میں بھی۔ اور ایک اور بات بتاؤ، عمران خان کا کیا مطلب ہے اس وقت جلسہ کرنا؟ کیا الیکشن شروع ہو گئے ہیں، وہ تو حکومت میں ڈیلیور کرے، لیکن انہوں نے اگلے، کیونکہ ان کو پتا ہے جب کل الیکشن آ سکتے ہیں، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو اس وقت میں حکومت میں ہوں، اس کا کچھ جائز کچھ ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو انہوں نے یہ طریقہ شروع کر دیا۔ اور 30 ارب جو 30 کروڑ ہوتا ہے، پہلے 30 کروڑ تھا، 30 ارب کہہ رہے ہیں کون سا کوئی کام ہے، اس میں کیا کر دیا یار، تھوڑا سا تو نہیں۔ آپ جلسے کی بات کریں، اچھا ہوا یا نہیں ہوا، جلسہ کامیاب ہوا ہے؟ حکومت کا جلسہ پتہ نہیں آخری کی ہے۔ نہیں سر، میں آخری بات جو میں جلسہ کامیاب ہوا، کیا مطلب؟ آپ نے پہلے کہا عوام کے لیے کچھ کریں تو کامیاب۔ میں مختصر سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے راج صاحب، ایک آپ نے عوامی بات کی اس جلسے میں، اب آپ خاموش ہو جائیں سر۔ ارے سنیں نا، یہ سب نے سن لیا نا۔ ایک میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ سرکاری طور پہ تو جلسے بڑے آسانی سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے جب یہ ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے عمران خان صاحب، اس کہ جو اپوزیشن میں تھے جب وہ یا گورنمنٹ کے مخالف تھے، کانڈلی سر شفقت فرمائیں سر یہ میری بات مکمل ہونے، آپ بات میری کو بلا دیتے ہیں سر، کیا بات کر رہے، اتنی ہے میں بات کرنے جا رہا تھا۔ اچھا سر، اب یہ
वो टोले भी शो किए गए, अपने अपने ग्रुप्स भी शो कर लिए गए, लेकिन इस जलसे में वो जोश और बलबला जो पीटीआई का एक खासा था वो नजर नहीं आया। वो जो सड़कों पे शोर होता था, वो जो नौजवान खवातीन भी और नौजवान, वो इस दफा कि बहुत बड़ा जलसा था और बड़ा पुरजोश था। ये कोई तादाद कोई उतनी काउंट करते नहीं है। ये गया था मंडी बौदीन में अपने उस कैंपेन का या अपनी पावर शो करने का पीटीआई ने, उसमें वो जोश और बलबला खत्म हो चुका था। लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हुकूमती वसाइल के बगैर जलसे करेंगे तो शायद अवामी रिस्पांस अच्छा आए। अगर आप हुकूमती वसाइल के साथ ये जलसे करें, जलसे की भी बात करनी थी। तीनों अहबाब जो हैं, इफ्तिखार अहमद साहब और जुल्फ़कार साहब, एजाज अहमद, जंजुआ साहब, ये तीनों बहुत ज्यादा मुकर्रर हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि मुझे सवालात देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो मेरे ख्याल में शायद जो है आदम समाज पे बात नहीं हो सकी या हमारे मेहमानों की थोड़ा सा ये प्रोग्राम करने के लिए जो मैंने सोशल मीडिया से मवाद इकट्ठा किया था वो आपके साथ शेयर करता चलूंगा कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ और उसके साथी तकरीबन उनकी 184 तादाद है, जिसमें पीटीआई 184 है, जिसमें पीटीआई 158 है, 58 की सीटें हैं उनके पास, और एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 7 हैं, काबली के पास 5 हैं, और बीएपी के पास 5 हैं, बीएनपी के पास 4 हैं, और दीगर जो जमातें हैं इत्तेहादी उनके पास 5 हैं, और जो नून लीग और उसके इत्तेहादी हैं उनमें जो है टोटल तादाद उनके पास 151 की है, और मुस्लिम लीग नून के पास 82 सीट्स हैं, और पीपल्स पार्टी के पास 53 सीट्स हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 15 है, और एएनपी के पास 1 है। ये कुल मिला के 151 है, और जो हुकूमत और इसके इत्तेहादी हैं 184 हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो जिन्होंने इस हुकूमत को जो लाए, जो कोई बड़े हैं, उन्होंने हाथ जो है वो उठा दिया है हुकूमत के सर पे से, जिस वजह से ये सोशल मीडिया की सारी खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी थोड़े से बुखलाहट का शिकार है। उसी वजह से उसी को लेकर मंडी बौदीन में जलसा रखा गया, और ये सारी जो है वो मीडिया की, मैं सोशल मीडिया की आपको खबरें बता रहा हूँ। जो जलसा भी जो है वो नाकाम रहा, ग्राउंड खाली था, क्राउड में जोश वलवला नहीं था, लोगों ने तकरीरें नहीं सुनी, वो निकल के चले गए, और इमरान खान ने महसूस किया, ये सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ कि वो जल्दी उन्होंने क्लोज किया, जब उन्हें रिस्पांस नहीं मिला तो उन्हें भी महसूस हो गया तो भी यही थे। अब जो है वो वारी मुक गई है तकरीबन। ये सोशल मीडिया की बातें कर रहा हूँ। और जो हमारे मौजूदा किसी खास अदारे के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे अदारे के लोग जो हैं वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और जो मरियम, एक तो मरियम नवाज है, दूसरी कौन है, औरंगजेब साहबा ने कहा है कि जो साबिक जो किसी बड़े अदारे के चीफ हैं जो आजकल वहाँ पे पेशावर बैठे हैं, वो जो है कुछ हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुतवक्को आने वाले जो हैं वो आर्मी चीफ भी हैं, तो उनके बारे में ये बातें थी। और पीडीएम के ये जो इजलास हुआ है अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, उसमें जो है वो 3 कमेटी बन गई है, जिसमें 3 लोग जो हैं वो साद रफीक वगैरह और सरदार रियाज सादिक हैं, और एक और मुझे अब नाम नहीं उनका याद आ रहा, वो अब्बासी साहब जो हैं वो शायद फकान, और पीपल्स पार्टी के राजा जुल्फ़कार हैं, और वो दूसरे वो जो राजा परवेज अशरफ जी, और जो दूसरे सैयद गिलानी, और एक और हैं वो हसन मुर्तजा है मेरे ख्याल में, नाम नहीं याद आ रहा। और इसी तरह 3 जो है फजलुर रहमान ग्रुप के लोग हैं, ये जो है वो तय करेंगे कि किस तरह जो है मुलाकातें करनी है, किस तरह जो है वो क्या लाहेअमल तैयार करना है, और कब जो है वो तहरीक जमा करानी है। अभी तक कोई कागजी कार्रवाई जो है वो नहीं, और अभी कुछ भी नहीं है, और ये कोई पता नहीं कामयाब होती है नहीं होती है, अगर नहीं होती तो फिर अपोजिशन का क्या बनता है। लेकिन एक खुफिया अदारे की रिपोर्ट ये भी है, अगर इस्तेमाल आया तो कामयाब हो जाए चुकी है, और 35 जो हैं वो
इत्तेहादी टूट के जो है वो उधर जो है वो अपनी दे चुके हैं, वफादारियां जो है वो बेच चुके हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि पहले डायरेक्ट जो है इमरान खान वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए, पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, चूंकि ये जो है वो ओपन वोटिंग होती है। अगर पहले वज़ीर आज़म को लेके आते हैं तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनका होता है, तो उनके खिलाफ जो है वो एक वो भिजवा सकते हैं, चूंकि उन्होंने वो पार्टी छोड़ी होती है, वो सदर को भिजवा सकते हैं, तो वो उनको फारिग किया जा सकता है। और अगर वो डिप्टी और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटा देते हैं तो फिर जो है उनके खिलाफ जो है वो इसमें करने एक नुक्ता सर मेरे पास है, वो ये नहीं है जो आपने बताया है। असल में इसमें नुक्ता ये है कि एक खदशा था कि उन लोगों से जब वो अदम एतमाद करेंगे इस्तीफे दिलवाए जाएं, 35 लोगों के या को 18 या 16 की बात हो रही थी कि वो इस्तीफे असेंबली से देते हैं। अच्छा, वहां पे ये बात हुई, जरदारी साहब ने कहा कि जी अगर स्पीकर साहब ने वो इस्तीफे कबूल ही ना किए तो हमारे लिए ये सुबकी का बायस बनेगा पोजीशन के लिए, लिहाजा पहले स्पीकर को उतारा जाए कि वो ये काम ही ना कर सके। की जा रही हैं। और अगर जो है एक और चीज भी साथ मैं ऐड करता चलूं, अवाम की एक और चीज भी हो सकती है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर हतादी कहते हैं, अभी नहीं कह रहे, हतादी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, तो फिर अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक लाने की बजाय वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। लेकिन ये देखें ये सारी प्लानिंग है आपकी। अदारा है अभी तक जो अदारा है वो न्यूट्रल कहा जाता है कि है, अगर कोई इशारा दिया गया तो सबसे पहले MQM आएगी और काफ लीग भी आ जाएगी इशारा मिलने पे, और वो अंपायर की उंगली पे जो है वो जो इत्तेहादी साथ मिलाए गए थे, जो हर हुकूमत में साथ ही होते हैं, वो 6 वज़रा भी हैं और दूसरे सारे लोग आप जानते हैं जो हर हुकूमत में होते हैं, वो भी सारे जो है वो चले जाएंगे। और एक और ये बात हो रही है कि आइंदा जो है वो अगर तरीके से हम कामयाब कर भी लेते हैं, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये भी एक मसला है। तो मैंने शुरू में पूछा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब भी हो जाए, ये कोई ऐसा मसला नहीं। शबाज शरीफ जो है वो उनको कहा जा रहा है कि 6 माह आप रहें, वो 6 माह रहने के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और नून लीग का कहना है कि शबाज शरीफ ना आए तो कोई किसी और को बना दिया जाए। तो काफ लीग कह रही है कि 1.5 साल पूरा किया जाए, 3 माह के बाद जो है वो इलेक्शन करवा। इस पे काफ लीग राजी नहीं हो रही। असल वो नहीं, हाँ अभी इस पे काफ लीग राजी नहीं हो रही। काफ लीग कहती है कि ये 1.5 साल पूरा, काफ लीग कहती है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। जो पास हुआ है वहाँ से असेंबली से वो अपोजिशन ने साथ मिलके जो है वो मुझे बड़ा छाया आपने राजा लाने के बाद भी कौन वो ऐसा आएगा कि जो ये महंगाई जो है वो कंट्रोल करेगा। 10 सेकंड मेरे ख्याल में जो 1.5 साल रह गया है, कोई चंद एक मंसूबे चल रहे हैं, कुछ तो हमारे मुल्क की बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे अदारों को भी और सबको जो चाहिए कि इस हुकूमत को मुद्दत अपनी पूरी करने दें, ताकि 5 साल के बाद ये जो है वो पेश कोई बहाना ना रहे ना, बहाना ना रह जाएगा। अदारों को क्यों चाहिए? ये अदारों का उससे तल्लुक ही नहीं होना चाहिए। ये अवाम की बात है, न्यूट्रल रहे। आज मुझे बड़ा हंसाया इन्होंने, और इंशाल्लाह अगले दिन से